Jai Hind friends, welcome to Kalyani IS Academy. In this lecture we will study transportation in plants. Now start the lecture and understand what is transportation in plants. See, plants are autotrophic and plants synthesize their own food using chlorophyll in the presence of sunlight, and plants require water as well as nutrients, right? Nutrients for their growth, right, as well as for photosynthesis, right? For an example, this is a plant और इस प्लांट की जो रूट्स हैं वो कहाँ पर है, यहाँ पर है. अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन से क्या तात्पर्य हुआ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं, राइट. और ये जो प्लांट्स हैं ये ऑटोट्रोपिक क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने फूड को जो है सिंथेसाइज करते हैं. और फूड को सिंथेसाइज करने के लिए इनको कार्बन डाइऑक्साइड की एज वेल एज वाटर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, राइट. तो अब आप समझिए कि प्लांट्स को या प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, साथ ही साथ किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट्स होती है. एंड from where do the plants get water as well as minerals, right? Simply कहाँ से, सॉइल से, राइट. तो जो प्लांट्स हैं वो सॉइल से ही, किससे, प्लांट्स जो है वो सॉइल से ही वाटर को और मिनरल्स को क्या करते हैं, राइट, एब्जर्व करते हैं, राइट. और एब्जर्व करके उनको कहाँ तक पहुंचाते हैं, लीव्स तक पहुंचाते हैं, राइट. और लीव्स पर जो है क्या पाए जाते हैं, स्टोमाटा पाए जाते हैं. और लीव्स में ही क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, राइट. और इसी क्लोरोफिल का यूज करके प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं. तो आप समझिए ये क्या हो जाएगी, सॉइल हो जाएगी. वाटर और मिनरल्स आर हियर, और जो क्लोरोफिल है वो किस में पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है. तो कुल मिलाकर जो मिनरल्स हैं और जो वाटर है उसको ट्रांसपोर्ट करके कहाँ तक, लीव तक जो है पहुंचाना होता है, राइट. चलिए, तो सॉइल से इनको कहाँ तक, लीव तक, राइट. लीव तक जो है पहुंचाना होता है, राइट. फिर अगर हम दूसरी चीज देखें तो जो लीव है वहीं पर फूड का क्या होता है, सिंथेसिस होता है. क्या होता है, सिंथेसिस होता है. और सिंथेसिस से स्टार्च के रूप में क्या होता है, फूड जो है स्टोर होता है. अब जो फूड है इसको भी जो प्लांट है उसके डिफरेंट ऑर्गन्स तक क्या है, पहुंचाना जरूरी है, राइट. तो इसीलिए इस फूड को भी फिर ट्रांसपोर्ट करके डिफरेंट ऑर्गन्स तक क्या है, पहुंचाया जाता है, राइट. और इस तरीके से जैसे ह्यूमंस में क्या पाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है. और इसी सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से ही फूड को, डाइजेस्टेड फूड को, मिनरल्स को, हार्मोन्स को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है. इन द सेम वे प्लांट्स में भी वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से एब्जर्व किया जाता है, उनको लीव तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, राइट. और लीव्स पर ही क्या होती है, लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है. और फोटोसिंथेसिस से जो स्टार्च है या जो फूड है वो प्रोड्यूस होता है. फिर इस जो फूड है उसको डिफरेंट जो है बॉडी पार्ट्स तक क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है. तो इस तरीके से देखें तो प्लांट्स में भी एक वेल डेवलप्ड क्या पाया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पाया जाता है, जिसकी वजह से ही वाटर को, सॉइल्स को, राइट, और जो फूड है उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जो है क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, राइट. तो यदि 5 मार्कर का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाए, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, एक्सप्लेन, तो इसको हम इसी प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं. तो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. तो अगर उसको हमको लिखना हो तो हम सीधा इसको ही इंग्लिश में जो है अच्छे से लिख सकते हैं. और वो क्या है कि देखिए, Transportation is the process that involves the movement of water and necessary nutrients to all parts of the body for their survival, right. So transportation is the process that involves the movement of water and necessary nutrients to all parts of the body plant for the survival of the plant,
राइट, एंड ट्रांसपोर्टेशन इज अ वाइटल प्रोसेस, राइट, क्योंकि ये क्या होती है, एक वाइटल प्रोसेस होती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को लीव्स तक जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है और वहां से फिर फूड को डिफरेंट ऑर्गन्स तक क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इस तरीके से ये एक क्या है, वाइटल प्रोसेस हो जाएगी। प्लांट ट्रांसपोर्टेशन, राइट, तो प्लांट जो है ट्रांसपोर्ट्स, यहां पर ट्रांसपोर्ट्स आना चाहिए, राइट, प्लांट ट्रांसपोर्ट्स ऑल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर सर्वाइवल फ्रॉम द रूट टू द टिप ऑफ द लीव्स। क्लियर? तो यहां पर ये थोड़ी मिस्टेक है, यहां पर आ जाएगा ट्रांसपोर्ट्स। सी, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा था कि ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ प्लांट, राइट, और ये एक वाइटल प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस में प्लांट ट्रांसपोर्ट्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल फ्रॉम द रूट टू टिप्स ऑफ द लीव्स। इसके साथ ही इस प्रोसेस में सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन द केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स द बिगेस्ट कॉन्स्ट्रेंट इज वाटर, क्योंकि इट एंड्स अप बीइंग लिमिटेड फैक्टर इन द ग्रोथ, राइट। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम टीड्स एंड अदर प्लांट्स हैव द परफेक्ट सिस्टम फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड क्या हो जाएगा, ट्रांसलोकेशन ऑफ द क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, राइट। तो वाटर को रूट से लेकर कहां तक, जो लीव्स की टिप है वहां तक जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है और फिर जो लीव्स में फोटोसिंथेसिस से जो फूड क्या होता है, सिंथेसाइज होता है, उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। इस तरीके से जो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में जो है अकर होता है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो प्लांट्स कंटेन अ वास्ट नेटवर्क ऑफ कंडक्टर्स विच कंटेस्ट ऑफ जाइलम एंड क्या हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा। और इसमें से अगर हम देखें तो जो जाइलम है और फ्लोएम है वो ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह क्या करते हैं, कार्य करते हैं, राइट। तो प्लांट्स कंटेन अ वास्ट नेटवर्क ऑफ कंडक्टर्स विच कंटेस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम के समान ही होता है। जैसे ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हार्ट है वो पंप करता है, आर्टरीज और वेन्स के माध्यम से जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाता है। उसी तरीके से जो जाइलम है, राइट, तो जाइलम जो टिश्यूज होते हैं वो रूट्स से लेकर वाटर को लीव्स तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। तो वही जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम डाइजेस्टेड फूड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक क्या करता है, पहुंचाता है, राइट। तो इस तरीके से जो जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज हैं ये प्लांट्स में वाटर, मिनरल्स तथा जो फूड है, सिंथेसाइज्ड जो फूड है उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट। एंड दीज कंडक्टिंग टिश्यूज ओरिजिनेट फ्रॉम द रूट, ये कहां से ओरिजिनेट होते हैं, रूट से ओरिजिनेट होते हैं और वहां से लेकर ये ट्रंक ऑफ द ट्रीज के माध्यम से ब्रांच में और ब्रांच से एटलीस्ट कहां तक पहुंचते हैं, लीव तक पहुंचते हैं, राइट। तो इस तरीके से एक पूरा का पूरा क्या पाया जाता है, सिस्टम पाया जाता है। तो दीज कंडक्टिंग टिश्यूज ओरिजिनेट फ्रॉम द रूट्स एंड मूव अप थ्रू द ट्रंक ऑफ द ट्री, लेटर दे ब्रांच ऑफ इनटू branches and then branching even further into every leaf, लाइक जैसे क्या होता है कि स्पाइडर का वेव होता है, उसी तरीके से जाइलम एंड फ्लोएम का क्या पाया जाता है, एक वेव पाया जाता है। और इन्हीं जाइलम एवं फ्लोएम के माध्यम से ही न्यूट्रिएंट्स हो, वाटर हो या जो सिंथेसाइज्ड फूड है उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट तक क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एंड ट्रांसपोर्ट अकर्स इन 3 लेवल्स। पहला क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन सेल टू क्या हो जाएगा, अनदर सेल हो जाएगा। देन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा जो कि फ्लोएम एवं जाइलम के द्वारा होता है। साथ ही साथ रिलीज एंड अपटेक ऑफ सोल्यूट एंड वाटर इंडिविजुअल सेल्स के द्वारा किया जाता है, राइट। तो इस तरीके से अगर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स 5 मार्कर में पूछा जाए तो हम ये पूरा का पूरा उत्तर जो है 5 मार्कर में लिख सकते हैं। अब जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक कॉम्प्लेक्स
क्या है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाएगा, जिसको इस फ्लो डायग्राम के माध्यम से मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ। ध्यान रहे कि यहाँ पर या तो आपसे 5 मार्कर में पूछा जाएगा कि व्हाट इज शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन या व्हाट इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, या फिर आपसे सीधा डायरेक्टली पूछा जाएगा व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, या पूछा जाएगा व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, या 5 मार्कर में ये पूछा जा सकता है व्हाट इज फैसिलिटेड डिफ्यूजन और व्हाट इज डिफ्यूजन। क्लियर? इसके अलावा भी जो लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम एवं किसकी वजह से होता है, फ्लोएम की वजह से होता है। साथ ही साथ हमको यहाँ पर ऑस्मोसिस भी पढ़ना है, क्योंकि ऑस्मोसिस की प्रोसेस के माध्यम से ही जो रूट्स होती हैं वो मिनरल्स एवं वाटर को क्या करती हैं, एब्जर्व करती हैं। तो इस तरीके से इस फ्लो चार्ट में जो कुछ भी है हमको उसे 5 मार्कर के लिए क्या करना है, प्रिपेयर करना है। क्लियर? तो हमने अभी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को समझा है। क्लियर? तो देखिए जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं, प्लांट्स की लीव्स में क्लोरोफिल्स पाया जाता है, राइट? तो प्लांट्स की लीव्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, विच मीन्स दैट लीव्स आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है, सॉइल से। तो विच मीन्स दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर थ्रू रूट, और रूट से फिर उनको ट्रांसपोर्ट करके लीव्स पर लाया जाता है, और लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है, और फिर जो सिंथेसाइज फूड होता है उसको फिर डिफरेंट ऑर्गन्स तक क्या होता है, पहुंचाया जाता है। इस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है ये कंप्लीट होती है। अब इस ट्रांसपोर्टेशन को हम अच्छे से समझने के लिए इसको कई भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो जाएगा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, तो दोनों को 5-5 नंबर के लिए तैयार करना है, मैंने अभी बताया है। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और डिफ्यूजन। इनके अलावा भी हमको जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है उसमें जाइलम और फ्लोएम, और उसके साथ ही जो ओस्मोसिस है, इतने टॉपिक को जो है हमको अच्छे से समझना है। क्लियर? तो ये फ्लो डायग्राम से आप समझते जाए कि अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। देखिए इसको शॉर्ट डिस्टेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक सेल में ही होता है, राइट, बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड क्या हो जाएगा, डिफरेंट ऑर्गन। तो कुल मिलाकर आप समझिए, पैसे तो जो सेल है वो माइक्रोस्कोपिक होती है, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये सेल के साइटोप्लाज्म और जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोजाइम है, राइट, प्लास्टिड हो जाएगा, तो उनके बीच में ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। तो 3 मार्कर के लिए आप याद रख लीजिए कि द ट्रांसपोर्टेशन that takes place in a cell between its cytoplasm and different organelles, उसको ही क्या कहा जाता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। क्लियर? तो द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स is a type of transportation that take place in a cell between cytoplasm and different organelles, right? और जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होता है, राइट, इसमें जो है एक सेल से दूसरी सेल में भी ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये हो सकता है। अब जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा क्या होता है यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। क्लियर? इन दोनों में अंतर क्या होता है कि यहाँ पर जो है पैसिव के लिए किसी भी प्रकार की, मतलब कुल मिलाकर कि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब विदाउट यूजिंग एटीपी यह क्या होता है, राइट, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में विदाउट यूजिंग एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन होता है और इसमें एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ये इन दोनों में सबसे बड़ा क्या होता है, अंतर होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर पैसिव transportation. So this type of transportation takes place from high concentration of substances to low concentration without क्या हो जाएगा, ATP, जो कि मैंने आपको बताया। तो ये ऐसा ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसके लिए ATP या स्पेशली किसकी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि इसके लिए ATP अर्थात एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन
Passive transportation is a type of transportation that takes place from high concentration to low concentration without ATP or without the usage of energy, and it is done by various process, जिसमें क्या आता है, डिफ्यूजन आ सकता है, राइट। एक तो क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिफ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, देखिए, डिफ्यूजन इज अ ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द passive movement of a substance from cell to cell or from one plant part to the cell. Its outcome does not entail energy expenditure, right? मतलब ये तो वही सिंपल जो मैंने बताया था कि इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम क्या करते हैं, रैंडम मैनर में क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, और ये एक कैसी प्रोसेस होती है, स्लो प्रोसेस होती है, और इसमें हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन की ओर सब्सटेंस क्या करता है, मूव करता है, राइट। एंड द डिफ्यूजन इज द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गैसेस इन केस ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके माध्यम से होता है, डिफ्यूजन से ही होता है, और जो डिफ्यूजन है वो किस पर, टेम्परेचर पर, प्रेशर पर और ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात हो जाएगी, राइट। तो डिफ्यूजन के बारे में अगर 5 मार्कर में पूछा जाए व्हाट इज डिफ्यूजन इन प्लांट्स, तो हम ये पूरा का पूरा उत्तर लिख सकते हैं कि diffusion is a transportation process that involves the passive movement of a substance from cell to cell or from one part of the plant to the cell. Its outcome does not entail energy expenditure which means इसके लिए विदाउट ATP या विदाउट एनर्जी की ये जो डिफ्यूजन है ये कंप्लीट होता है, राइट। एंड देयरफॉर हियर मॉलिक्यूल्स मूव इन रैंडम मैनर, और ये एक क्या होती है, स्लो प्रोसेस होती है। एंड इन द डिफ्यूजन सब्सटेंसेस और मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन, और प्लांट्स में गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक ओनली मीन्स है, और जो द रेट ऑफ डिफ्यूजन है दिस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, प्रेशर एज वेल एज राइट ग्रेडियंट ऑफ क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, देखिए जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन के लिए जो कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ऑफ क्या है, ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन है, ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि समझिए जो डिफ्यूजन है इसमें एटीपी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए मॉलिक्यूल्स जो है वो हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसी वजह से जो ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफ्यूजन में। तो द ग्रेडियंट इज अ वाइटल कंपोनेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, हेंस अ स्मॉलर सब्सटेंस हैज टू बी डिफ्यूज्ड फास्टर एज कंपेयर टू क्या हो जाएगा, लार्ज वंस। तो जो छोटा सब्सटेंस होता है उससे लार्ज से फास्टर क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस दैट कंप्राइजेस एंटीपोड, यूनिपोड और क्या हो जाएगा, सिम्पोड हो जाएगा। अब एंटीपोड क्या होता है समझते हैं। तो एंटीपोड प्रोटीन्स एक्सचेंज द सॉल्यूट्स बाय द ट्रांसपोर्टिंग देम इन एंड आउट ऑफ द क्या हो जाएगा, सेल। तो जो एंटीपोड होता है इसमें प्रोटीन का एक्सचेंज होता है, तो उनको सेल के अंदर या बाहर क्या किया जाता है, अंदर किया जाता है या बाहर किया जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ यूनिपोड प्रोटीन इज टू कैरी सिंगल सॉल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और ये पूरी मेम्ब्रेन में केवल और केवल एक ही सॉल्यूट को रखता है। और जो सिम्पोड प्रोटीन्स होता है, राइट, तो सिम्पोड प्रोटीन ट्रांसफर टू डिफरेंट सॉल्यूट्स साइमल्टेनियसली इन द सेम क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है ये एंटीपोड, यूनिपोड और सिम्पोड प्रोटीन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, प्रोटीन की वजह से होता है।
राइट। तो इसमें प्रोटीन की वजह से ही जो सेल के अंदर, देखो एंटीपोड में क्या होता है कि एंटीपोड जो प्रोटीन्स है ये सॉल्यूट्स को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। क्या करता है, सॉल्यूट को एक्सचेंज करता है, या तो वो सेल के अंदर ले लेगा या उस सॉल्यूट को बाहर कर देगा, या जो भी पार्टिकल है उसको। क्लियर। फिर जो यूनिपोड प्रोटीन है उसका क्या है कि ये केवल और केवल सिंगल सॉल्यूट को या सिंगल जो पार्टिकल है उसको मेंबर के अक्रॉस रखता है, और जो सिम्पोड प्रोटीन है वो टू डिफरेंट सॉल्यूट्स को क्या करता है, साइमल्टेनियसली सेम डायरेक्शन में क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। क्लियर। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, डिफ्यूजन में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है उसमें प्रोटीन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए जो द ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन इज वाइटल कंपोनेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, हेंस a smaller substance has to be diffused faster when comparison to large ones। इसीलिए इसके लिए प्रोटीन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो फैसिलिटेटेड जो डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस दैट कंप्राइजेस एंटीपोड, यूनिपोड एंड सिम्पोड प्रोटीन। जो एंटीपोड प्रोटीन है, एंटीपोड प्रोटीन्स exchange the solutes by transporting them in or out of the cell। यूनिपोड प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, टू कैरी सिंगल सॉल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और जो सिम्पोड प्रोटीन है वो सिम्पोड प्रोटीन ट्रांसफर टू डिफरेंट सॉल्यूट साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन। अब जो है हम यहाँ पर डिफ्यूजन का क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। ये भी एग्जाम में आ सकता है, what is the importance of diffusion in plants। तो पहला क्या हो जाएगा, the removal of water in the form of water vapor by the duct parts of the plants depend on the process of diffusion। क्लियर। तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट से जब इवापोरेशन होता है तो जो वाटर वेपूर है वो प्लांट से किस माध्यम से निकलता है, डिफ्यूजन के माध्यम से ही निकलता है। दूसरा जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो भी किसकी वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से होता है। साथ ही साथ द अरोमा ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंसेस जो कि फ्लावर में या लीव में होता है वो प्लांट के अराउंड जो है किसकी वजह से होता है, इसी की वजह से होता है। जैसे अगर आप बात करते हैं किसी फ्लावरिंग प्लांट के बगल में जाएंगे तो जो फ्लावर है या जो भी लीव है उनका जो एरोमा है वो एनवायरनमेंट में किसकी वजह से फैलता है, डिफ्यूजन की वजह से फैलता है। साथ ही साथ जो फूड स्टफ्स हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन के रूप में जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो किसकी वजह से, डिफ्यूजन की वजह से। तो इन दिस वे वी हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन इन प्लांट्स, राइट। तो पहला क्या है इंपॉर्टेंस, द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपूर बाय द डक्ट पार्टिकल्स ऑफ द प्लांट डिपेंड ऑन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और दूसरा मैंने बताया था कि जो गैसियस एक्सचेंज है जो कि रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो गैसियस एक्सचेंज भी डिफ्यूजन की वजह से ही होता है। साथ ही साथ इन सम प्लांट्स द एरोमा ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द flowers and leaves spreads all around in the air due to diffusion। और इसी वजह से हम किसी भी फ्लावर के पास में जाते हैं तो हमें वहाँ पर अच्छी खुशबू जो है देती। इसके अलावा द आयंस कंटिन्यू टू बी इजीली एब्जॉर्ब्ड अंडर द डिफ्यूजन प्रोसेस, सॉइल से जो आयंस है वो एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं। एंड दिस प्रोसेस हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड स्टफ्स इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। क्लियर। Now we will understand active transportation। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जिसके लिए एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप्स मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखिए अभी हमने समझा था कि जो डिफ्यूजन होता है उसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जो है मॉलिक्यूल्स हैं या सब्सटेंस क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। बट इसमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। किसके माध्यम से, पंप्स के माध्यम से। और इस पंप को चलाने के लिए एटीपी के रूप में एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको ही क्या कहा जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, राइट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप्स
molecules against the concentration gradient, and here energy of the ATP is used to derive the pump. The ATP donates a phosphate, और ATP क्या डोनेट करता है? फॉस्फेट. The ATP donates a phosphate to a particular gateway molecule which then pumps the desired molecule across the membrane. Right? तो जैसे ही ATP एक फॉस्फेट को डोनेट करता है तो उसके बाद में then pumps the desired molecule across the membrane. और इस तरीके से in this transportation with the help of energy use, molecules are transported from the lower concentration to the higher concentration region. इसीलिए इसको ascending transportation भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्या हो जाएगा? लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन. अब आप समझे यहाँ पर कि इसको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो ये क्या होता है? सेल टू सेल होता है, या फिर सेल में साइटोप्लाज्म है और जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं उनके बीच में होता है. कहने का मतलब ये कि वह ट्रांसपोर्टेशन जो सेल टू सेल या सेल में साइटोप्लाज्म एवं जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके बीच में होता है और जिसकी डिस्टेंस बहुत ही कम होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. अब चर्चा करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन. तो देखिए, कुछ जो सब्सटेंसेज हैं उनको सॉइल से लेकर जो है लीव्स तक पहुंचाया जाता है. तो इसका मतलब ये है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं या वाटर है उसको सॉइल से लेकर कहाँ तक? जो है लीव्स तक जो है पहुंचाया जा रहा है. अब आपको लग रहा हो कि सर इतना सा तो पेड़ रहता है तो कहाँ की लंबी दूरी हुई? तो आप समझो ना, सेल टू सेल, सेल तो इतनी माइक्रोस्कोपिक होती है तो वो तो दिखती नहीं है, तो सेल टू सेल की डिस्टेंस तो क्या होती है? बहुत ही कम होती है. और इसके कंपैरिजन में जो रूट्स हैं, रूट से सब्सटेंसेस को लीव्स तक पहुंचाने की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही क्या होती है? ज़्यादा होती है. इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है. नाउ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन. तो द वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड लॉन्ग इन अ लॉन्ग डिस्टेंस इन प्लांट्स बाय टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज. एक का क्या हो जाएगा? जाइलम, और दूसरा क्या हो जाएगा? फ्लोएम. क्लियर? तो पहली चीज तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में किसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है? वाटर को और मिनरल्स को. किसके द्वारा? जाइलम को और फ्लोएम को. तो द वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड एट अ लॉन्ग डिस्टेंस इन प्लांट्स बाय टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम. पहले हम यहाँ पर समझेंगे जाइलम के बारे में. तो जाइलम इज अ लॉन्ग नॉन लिविंग ट्यूब रनिंग फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स थ्रू द स्टेम. और समझना, जो जाइलम है, जाइलम में जो रूट्स होती हैं वो ओस्मोसिस के माध्यम से क्या करती हैं? जो वाटर है उसको एब्जर्व करती हैं और फिर ये जो वाटर है ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ तक? लीव्स तक. क्लियर? तो इस तरीके से ये ट्रांसपोर्टेशन होता है. एंड दिस अकाउंटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर. तो जो जाइलम है उससे किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है? वाटर का. और जो फ्लोएम है उससे किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है? राइट? तो इससे न्यूट्रिएंट्स का और न्यूट्रिएंट्स और शुगर का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है. क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है. अब अगर आपको इसको 5 मार्कर में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहली चीज तो यही है कि जाइलम के स्ट्रक्चर को बताएंगे. राइट? तो जाइलम इज अ लॉन्ग non living tube running from the roots to the leaves through the stem, and the water is absorbed by the root hair, जिनको क्या कहा जाता है? रोम. तो water is absorbed by the root hair and undergoes cell to cell movement by osmosis until it reaches the xylem. This water is then transported through the xylem vessels to the leaves and is evaporated by the process of transpiration. ठीक है? तो जब ये लीव्स पर पहुंचता है तो उसका फोटोसिंथेसिस होता है और एवोपोरेशन से उसका ट्रांसपीरेशन होता है. साथ ही साथ अगर हम जाइलम का फंक्शन देखें तो जाइलम इज स्पेशली अकाउंटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर टू द प्लांट्स, राइट टू द प्लांट पार्ट्स फ्रॉम द रूट. नेक्स्ट क्या हो जाएगा? फ्लोएम हो जाएगा. फ्लोएम इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स. अंतर समझ में आया? जो जाइलम है, राइट, जाइलम इज अ लॉन्ग नॉन लिविंग ट्यूब बट
phloem is a living cell. Clear? So the phloem is made up of living cell, and the cell walls of these cells form small holes at the end of, जिसको क्या कहा जाता है, सीव प्लेट्स कहा जाता है। तो जो फ्लोएम है वो एक लिविंग सेल होती है, और इसकी जो सेल वॉल है वो एक स्मॉल होल्स को क्या करती है, फॉर्म करती है, जिनको सीव प्लेट्स कहा जाता है। फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड शुगर, जैसे क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। तो फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड शुगर लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस्ड बाय द लीव्स, राइट। और लीव्स में किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, सिंथेसिस से, राइट, टू द एरियाज ऑफ प्लांट दैट आर मेटाबॉलिकली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं उन तक जो फूड है या जो न्यूट्रिएंट्स है उनको ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा किया जाता है, फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। अब यहां पर हम समझते हैं ओस्मोसिस को। अभी मैंने बताया था कि जो द रूट हेयर होते हैं, वाटर इज एब्जर्व्ड बाय द रूट हेयर एंड अंडरगो सेल टू सेल मूवमेंट बाय ओस्मोसिस। तो कुल मिलाकर जो रूट हेयर होते हैं उनसे वाटर को एब्जर्व किया जाता है, और ओस्मोसिस की प्रोसेस से ही वो कहाँ तक पहुँचता है, जाइलम तक पहुँचता है। तो इस तरीके से जो ओस्मोसिस है इसकी वजह से भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब हम ओस्मोसिस को बहुत ही अच्छे से समझते हैं, राइट। तो ओस्मोसिस अ पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ओस्मोसिस अ पैसिव प्रोसेस एंड हैपन्स विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। और इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से कहाँ, लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं, राइट, अनटिल बिकम्स इक्वल ऑन आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। क्लियर। और एनी जो सॉल्वेंट है कैन अंडरगो द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस इंक्लूडिंग, चाहे वो गैस हो या सुपर क्रिटिकल क्या हो, लिक्विड हो। ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है, एक्सो ऑस्मोसिस, और दूसरा क्या होता है, एंडो ऑस्मोसिस होता है। तो एंडो ऑस्मोसिस क्या होता है, राइट। पहली चीज तो ये है कि अगर कोई सब्सटेंस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में घुला हुआ हो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन इज वन दैट हैज हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, राइट, और देन आउटसाइड। तो कुल मिलाकर एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इनसाइड द सेल सॉल्यूट का क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन होता है, और इसमें जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के क्या करते हैं, इनसाइड मूव करते हैं, जिससे जो सेल है वो रिजिड एवं क्या रिजिड हो जाती है, और डीप्लाज्मोलिसिस की जो है प्रोसेस कंप्लीट होती है, जिसको क्या कहते हैं, एंडोमोसिस का ऑस्मोसिस कहा जाता है। अब एक्सोएस्मोसिस क्या होता है, सबसे पहले तो ये हाइपर जो टोनिक है सॉल्यूशन उसमें कंप्लीट होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन होता है, कहां पर, आउटसाइड द जो है आउटसाइड द क्या होता है, आउटसाइड द सेल होता है, और इसी वजह से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, वो हायर कंसंट्रेशन, राइट, हायर कंसंट्रेशन कहाँ है, आउटसाइड द सेल है, तो मूव्स आउटसाइड द सेल एंड सेल बिकम्स क्या हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी, अंडरगोज प्लास्मोसिस, और उसको क्या कहा जाता है, ओस्मोसिस कहा जाता है। क्लियर। तो ये 11 नंबर में पूछा जा सकता है, इसको मैंने अभी आपको अच्छे से समझाया था, एग्जाम में आया तो इन्हीं पॉइंट को हमको लिख देना है। पहली चीज तो आपको पता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज अ पैसिव प्रोसेस that happens without any expenditure of energy, and osmosis involves the movement of molecules from a region of higher concentration to region of lower concentration until the concentrations becomes equal on either side of the membrane. Clear. Any solvent can undergo the process of osmosis इंक्लूडिंग गैस या सुपर जो क्रिटिकल लिक्विड्स है, और ये दो प्रकार का होता है, एक्सो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस कब होता है, तो देखिए एंडो का मतलब क्या हो जाएगा, अंदर आ जाना। तो जब मॉलिक्यूल जो है वो इनसाइड द सेल मूव करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, एंडो ऑस्मोसिस कहा जाता है। और जब मॉलिक्यूल्स जो है सेल से क्या होते हैं, आउटसाइड मूव करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, एक्सो ऑस्मोसिस कहा जाता है।
एग्जाम में आए तो हमको ये पूरा का पूरा इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। क्लियर? एंडोऑस्मोसिस, तो देखिए व्हेन अ सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज वन दैट हैज हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन inside the cell then outside, right? The solvent molecules move inside the cell and जब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर आते हैं तो उससे सेल क्या हो जाती है, टर्जिड हो जाती है और उससे डीप्लाज्मोसिस की जो प्रक्रिया है वो होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोऑस्मोसिस कहा जाता है। कुल मिलाकर सब्सटेंस सेल के अंदर मूव करता है। अब एक्सोऑस्मोसिस किस में होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो व्हेन अ सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज दैट हैज अ हाइपर सॉल्यूट कंसंट्रेशन आउटसाइड द क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, राइट। देन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव आउटसाइड द सेल एंड सेल बिकम्स क्या हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी एंड अंडरगोज प्लास्मोसिस। इसको क्या कहा जाता है, एक्सोऑस्मोसिस कहा जाता है। अब हम इसका जो सिग्निफिकेंस है उसको समझते हैं और ये भी जो है 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस इन्फ्लुएंसेस द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द रिलीज ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। क्लियर? तो जो ऑस्मोसिस है वो न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। सेकेंड क्या हो जाएगा, osmosis is responsible for the absorption of water from the soil and conducting it to the upper parts of the plants through the xylem, right? तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो वाटर है, वाटर को रूट हेयर के द्वारा क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है और सेल टू सेल ऑस्मोसिस के माध्यम से ही उसको कहाँ तक पहुंचाया जाता है, जाइलम तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरीके से ऑस्मोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल और फिर उसको अपर पार्ट्स तक क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। थर्ड, ऑस्मोसिस स्टेबलाइजेस द इंटरनल मूवमेंट। तो ऑस्मोसिस स्टेबलाइजेस द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन वाटर एंड क्या हो जाएगा, इंटरसेल्यूलर फ्लूइड लेवल्स हो जाएगा। तो ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो वाटर है और इंटरसेल्यूलर जो फ्लूइड है उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। एंड ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट मेंटेन्स देयर वाटर कंटेंट डिस्पाइट द कंसेंट वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। तो देखिए जब इवापोरेशन होता है या ट्रांसपीरेशन होता है तो उसकी वजह से जो वाटर है उसकी कमी आ जाना चाहिए, परंतु ऑस्मोसिस की वजह से ही जो प्लांट्स हैं वो वाटर कंटेंट को रख पाते हैं। तो ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेंटेन देयर वाटर कंटेंट। अगला इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, दिस प्रोसेस कंट्रोल्स द सेल टू सेल डिफ्यूजन ऑफ द वाटर। क्लियर? एंड ऑस्मोसिस आल्सो कंट्रोल्स द डेहिसेंस ऑफ फ्रूट्स एंड इस पर किया हो जाएगा। तो ये जो फ्रूट्स हैं उसके डेहिसेंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। साथ ही साथ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोटेक्ट्स द प्लाज्मा अगेंस्ट ड्रॉट क्या हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी। तो जो ड्रॉट की वजह से अगर प्लांट्स में कोई भी इंजरी होती है तो उसको हायर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो हायर ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोटेक्ट द प्लांट्स अगेंस्ट ड्रॉट इंजरी, right? So in this way we have also studied significance of osmosis and we have studied transportation in plants as well. Now we will meet in next lecture. Till then, thank you.